नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। महामारी के 2 साल हमारी जिंदगी में काफी कुछ बदल गया है। अब जिंदगी पटरी पर लौट रही है, पर जीने का अंदाज काफी बदल गया है। फाइनेंशियल प्लानिंग के मायने काफी ज्यादा बदल गए हैं और पिछले 2 साल में जो सबक हम सबने सीखा है, उससे सीख लेते हुए आने वाले कई सालों के लिए हमें कैसे करनी है फाइनेंशियल प्लानिंग, साथ ही साथ महंगाई को ध्यान में रखते हुए, वॉलेटाइल बाजार को ध्यान में रखते हुए आप कैसे करें मनी मैनेजमेंट, इसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं, सबसे पहले परिचय करा दें। हमारे साथ हैं आज फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इंडिया के कंट्री हेड राजेश कृष्णमूर्ति। राजेश जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु में। और खास बातचीत हम आपसे शुरू करें उससे पहले जरा आज के शो में खास क्या है उसकी सुर्खियों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज शो में हम जानेंगे महामारी के बाद की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी हो, महंगाई दर से बेहतर रिटर्न कहां मिलेगा, निवेश में क्या है कॉस्ट ऑफ डिले, साथ ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग के क्या है फायदे जानेंगे। राजेश जी, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 2 साल पहले पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई थी और कोविड पैंडेमिक ने सबकी जिंदगी बदल दी और धीरे धीरे हमें मालूम चला जो हमें हमारे जो फाइनेंशियल मैटर्स है और मनी मैनेजमेंट है वो हमारे लिए एक तो कितने जरूरी हैं और उसमें हमें कैसे बदलाव की जरूरत है। अब जब जिंदगी दोबारा पटरी पर लौट रही है, उस समय से हम क्या सीख ले सकते हैं? कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम दोबारा से कॉम्प्लिसेंट हो जाए, यानी कि हम फिक्र करना छोड़ दे, बोलें कि चलो कल देखा जाएगा, किसने देखा है या किसने सोचा है, या फिर सीरियसली अभी हमें फाइनेंशियल प्लानिंग को और ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत है। स्वाति जी नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी आपके शो में। जो आपने सवाल पूछा है बहुत अहम सवाल है। सबके मन में ये चलता ही रहेगा कि पिछले 2 साल जैसा अगर आगे कुछ होगा तो हम क्या करेंगे, अगर आगे ना हो यही सबकी प्रार्थना है। लेकिन यही तो अनसर्टेनिटी है, यही तो प्लानिंग की जरूरत है, जहाँ पे हमें पता नहीं कि कल क्या है, उसी के लिए तो हम प्लान करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबको यही एक बड़ी सीख है पिछले 2 साल में जो हमने देखा है कि कितने भी हम अपने पैसे हम सेव किए या इन्वेस्ट किए, मैं दोनों बोलता हूँ। सेव मतलब बैंक में रखा है, इन्वेस्ट मतलब हमने कोई सिक्योरिटीज में डाल के रखा है, शेयर्स या बॉन्ड्स या कहीं भी। लेकिन ये सीख हमें मिली कि वो पैसा अगर हमने बराबर से हमारे खुद के लाइफ के लिए या खुद के सेहत के लिए, हेल्थ के लिए या हॉस्पिटलाइजेशन के लिए हमने एक छोटा सा उसका वो जो हिस्सा है, वो छोटा सा जो हिस्सा उसका अगर हमने प्रीमियम डाल के इंश्योरेंस नहीं ली तो वो हमसे सबसे बड़ी भूल हुई है। ये सबसे बड़ी सीख है सबकी। और इसका अहमियत ये है कि अगर हम वो छोटी चीज नहीं करते हैं तो जितना भी हमने इतने सालों मेहनत करके कमा के हमने रखा है हमारी पूंजी के लिए, रिटायरमेंट की हो, बेटी की शादी के लिए हो, तो हमें सडनली हमें कभी ऐसा एक सिचुएशन आ गया तो वो निकाल के हमें वो अस्पताल का बिल भरना पड़ा, या एक ऐसा मतलब अनजानी सिचुएशन में हमारे पास पैसा उतना रहा नहीं देने के लिए, हमें कर्ज लेना पड़ा। ऐसे सिचुएशंस हो। सबसे बड़ी सीख वही है कि पैसा इन्वेस्ट करने से पहले या सेव करने के बाद इन्वेस्ट करने से पहले हमें जो भी हमारे लाइफ में अनसर्टेनिटीज हो सकती है, रिस्क आ सकती है, वो 2 ही सबसे बड़ी खतरा है हमारे लिए। एक है सेहत और दूसरा है हमारा खुद का लाइफ। ये दोनों का मिनिमम, ये दोनों का हमारा एक इंश्योरेंस लेके रखना, वो फाउंडेशन होता है। सर बिल्कुल, आपने इंश्योरेंस का जिक्र यहाँ पर किया क्योंकि कई जो लोग पैसे लगाना चाहते हैं वो कहते हैं कि हम शुरुआत कहाँ से करें, हम पहले इन्वेस्ट करें या फिर हमें अपने लिए एक इंश्योरेंस लेना चाहिए। इसलिए इंश्योरेंस प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसा अभी आपने राजेश जी कहा। लेकिन कितना इंश्योरेंस? हम तो ये समझते हैं कि हमने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, हमारा काम हो गया, या मेरी ऑफिस की पॉलिसी है, मुझे इसके बाद कोई पॉलिसी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक जो इंश्योरेंस का एक पोर्टफोलियो जो होता है कि हमें कितना इंश्योरेंस चाहिए, हमें इंश्योरेंस कहाँ से लेना चाहिए, कितने लोगों, पूरे फैमिली को इंश्योरेंस में कैसे शामिल करें, वो स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग कैसी हो? ये सवाल का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव देता हूँ कि
जब हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एफपीएस की जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर का जो परीक्षा लिखते हैं स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स, और वो बाहर आके सेफ्टी प्रोफेशनल्स बन के लोगों से बात करते हैं, वो 3-4 चीजें पहले सीखते हैं। पहले जो सीखते हैं वो है रिस्क और एस्टेट कैसे प्लान किया जाता है, इन्वेस्टमेंट और टैक्स और रिटायरमेंट कैसे प्लान किया जाता है। ये 5 चीजें तो सब सीखते ही हैं। इसमें मैंने शुरू किया रिस्क से। तो ये रिस्क प्लानिंग जो बोलते हैं वो इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ है। तो रिस्क प्लानिंग क्या होता है? हमारी जिंदगी में 2-3 खतरे होते हैं, रिस्क होते हैं। एक, पैदा हुए तो मौत का रिस्क तो हम सब लेके चल रहे हैं। दूसरी बात, अगर पैदा हो गए तो हमें सेहत का एक रिस्क है। अच्छा सेहत भी हो सकता है, कभी हमारा सेहत अच्छा नहीं हो सकता है, तो उसका रिस्क है। और तीसरी जो बात है वो हमारे जो हम एसेट्स क्रिएट करते हैं, या कोई एक गाड़ी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, सोना लेते हैं, जो हम एसेट्स लेते हैं उसको भी हमें इंश्योर करके रखना चाहिए। और चौथी बात है कि जो हम कर्ज लेते हैं उसका भी एक इंश्योरेंस मिलता है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, मेरा होम लोन वो जो चुकता करना है वो कोई आके मेरा घर नहीं लेके जाएगा, अगर मेरा कुछ हो गया, मुझे कुछ हो गया, तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी वो घर का जो लोन है वो भर देगा। वैसे क्रेडिट शील्ड्स भी मिलते हैं। ये 4 चीजें जो मैंने बोला है, एक खुद का लाइफ का, हेल्थ और हॉस्पिटलाइजेशन का, तीसरी बात हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज, ये 4 चीजें जिसका एक प्लानिंग होता है। वो हर एक पर्सन के लिए, हर आपके लिए, मेरे लिए सब अलग अलग है, क्योंकि मेरा एज क्या है, मेरे घर में कितने लोग हैं, मेरा कितना एसेट्स है, मेरा कितना लायबिलिटीज है, ये सब के ऊपर डिपेंड होता है। तो हम एक सवाल, एक आंसर नहीं है इसके लिए कि इतना आप लेके रखो। लेकिन मैं एक सिंपल चीज बोलता हूँ, मैं सबको यही बोलता हूँ, दोस्तों को भी यही बोलता हूँ कि अगर मेरा अगले 10 साल का कमाई, मैं अपने खुद के लिए, मैं ये अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि अगर आपका या मेरा अगले 10 साल का कमाई, उसके हिसाब से मैंने एक इंश्योरेंस लेके रखा, और जितना भी खर्चा हो घर का वो भी 10 साल का मैंने करके रखा है। ये दोनों जोड़ के मुझे जो अमाउंट मिलता है, अगर मैं लेके रखता हूँ तो मुझे कुछ भी हो जाएगा, मेरे परिवार को अगले 10 साल नहीं, तो जो कंपाउंडिंग की बात आप हमारे आगे शो में आने वाली है, उसमें 10 नहीं, हमें 15 से 16 साल का हमारा एक रनवे बन जाता है फैमिली के लिए। तो ये चीजें मन में रखना बहुत आवश्यक है कि हमें कभी भी ये रिस्क जो है वो बिना वो मैनेज किए हम कुछ भी करें। ऐसा है कि हम इमारत खड़ा कर रहे हैं लेकिन उसका फाउंडेशन हम नहीं दे रहे, वो कभी भी दे सकते हैं। ये बहुत अहम रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल जैसा आपने बताया। और रिस्क मैनेजमेंट का सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है वो इंश्योरेंस होता है। और इंश्योरेंस में हेल्थ तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन हम सब जो वर्क फ्रॉम होम जिन लोगों ने किया है, घर पे ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताया, उसके लिए घर कितना प्यारा होगा ये भी मालूम चला। मतलब होम इंश्योरेंस भी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जिसे कहते हैं, बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, दोनों ही, हर किस्म का इंश्योरेंस के प्रति आपका पोर्टफोलियो फिट होना चाहिए। अब इमरजेंसी, पिछले 2 साल में जितनी इमरजेंसी हमने देखी, शायद एक पूरी जनरेशन ने इतनी बड़ी इमरजेंसी कभी नहीं देखी होगी, इतना बड़ा पैंडेमिक। तो इमरजेंसी का पैसा हर कोई जानना चाहता है और पूछता है कि इमरजेंसी का पैसा एक तो होना कितना चाहिए और लगाना कहाँ चाहिए। जरूर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि इमरजेंसी का मतलब ये है कि आपके पास शायद इंश्योरेंस हो, लेकिन वो टाइम पे वो क्लेम करना, उसका कैशलेस करना, वो सब चीजें शायद आपके पास वो 2 दिन 1 दिन में शायद ना हो। तो अगर ऐसा कोई जल्दी से जल्दी इमरजेंसी हो गया और आपको कुछ देख रेख करनी है आपकी या आपके परिवार के कोई भी सदस्य की, तो हमें कितना पैसा हमारे पास रखना चाहिए और कहाँ रखना चाहिए, ये था आपका इम्पोर्टेंट सवाल। इमरजेंसी के लिए हम हमेशा बोलते हैं कि करीबन 6 महीने का जो आपका कमाई है, जो आपका फैमिली का कमाई है, वो 6 महीने का कमाई आप एक इमरजेंसी पूंजी बना के रखिए। और कहाँ रखेंगे? वो वही रखेंगे जो आप 1 मिनट के अंदर जाके निकाल सकते हैं। उसका मतलब ये बना कि आप उसको अपने बैंक के खाते में डाल सकते हैं, या अभी तो म्यूचुअल फंड में भी ऐसे लिक्विड फंड्स होते हैं जो 50,000 रुपए तक आपको 1 मिनट के अंदर आप विड्रॉ कर सकते हैं, वैसे भी फंड्स है। तो जो भी प्रोडक्ट हो, वो प्रोडक्ट अगर आप 1 मिनट के अंदर आप वो पैसा निकाल के आपके हाथ में आ जाएगा
और आप वो लेके अस्पताल या कहीं भी आपका इमरजेंसी हो देख रेख उसका कर सकते हैं। वही इमरजेंसी फंड है, वही आपको रखना है। और एक जुड़ी हुई चीज ये है कि पैंडेमिक के बाद जो हमारे जब सेफ्टी प्रोफेशनल्स के साथ हम बात करते हैं तो हमेशा यही याद दिलाते हैं कि पैंडेमिक के बाद ये जो 6 महीने का जो ज्यादातर लोग करते थे, वो अभी ये जॉब का इनसिक्योरिटी के कारण कभी नौकरी किसको मतलब कभी नौकरी नहीं रहेगी पैंडेमिक के कारण, वो भी हो सकता है लोगों के साथ। तो इसके लिए लोग ये 6 नहीं अभी 12 पकड़ के चल रहे हैं। वैसे भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स हमको फीडबैक देते हैं। तो ये चीजें बहुत पर्सनल है, लेकिन ये रखना जरूरी है। तो 1 साल तक की तैयारी तो कम से कम रखनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि हर कोई कहता है, जो जानकार लोग कहते हैं कि पैंडेमिक गया कहीं नहीं है अभी, इसलिए अभी आपको अपने आप को तैयार रखने की जरूरत है, फाइनेंशियली एकदम दुरुस्त रहने की जरूरत है। सिर्फ पैंडेमिक नहीं राजेश जी, अभी पिछले कुछ दिनों से हमने देखा महंगाई हमारे इन्वेस्टमेंट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है। महंगाई दर बढ़ रही है और जो सेविंग्स रेट है या जो बचत खाते हैं उस पर दरें घट रही हैं। तो महंगाई को मात देने वाला निवेश जो होता है, इन्फ्लेशन प्रूफ इन्वेस्टमेंट, अभी आप कहाँ रख करने की सलाह देंगे? ये स्वाति जी, हमेशा यही सवाल हमारे सामने उभर के आता है जब महंगाई की चर्चा होती है अखबारों में। जब चर्चा नहीं होती है तो भी हमें यही सवाल पूछना चाहिए कि महंगाई को हम कैसे दाब सकते हैं। महंगाई ऐसी चीज है जो मैं शायद दर्शकों को ये भी सोचना चाहिए कि महंगाई का मतलब आज मैं 100 रुपए का कुछ चीज लेता हूँ, जैसे कि चावल, आटा, घर के लिए तेल, सब्जी, जो भी हो घर के लिए जो मैं लेके आ रहा हूँ, वो एक महीने बाद या 2 महीने बाद मैं वही पैसा लेके बाजार जा रहा हूँ, लेकिन वो 100 रुपए के लिए मुझे अभी 110 रुपए देना पड़ रहा है। वही चीज, तो कोई भी चेंजेस नहीं है। तो वो 10 रुपए का महंगाई हो गया हमारे लिए। वो 1 साल में होता है तो एनुअली 10% महंगाई हो गया करके हम बोल सकते हैं। अभी इसको कैसे हम बीट करें? इसका मतलब ये है कि अगर आपका महंगाई 10% है तो आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर 10% के ऊपर देता है तो ही वो महंगाई को बीट करता है। इसका मतलब क्या बना? वो 100 रुपया मैंने कहीं और रखा है, हाथ में नहीं रखा, और वो 100 का अगर 112 रुपया हो गया और मैं 1 साल के बाद 112 रुपया अपने हाथ में रख के मैं बाजार में जा रहा हूँ, तो मेरा 2 रुपया बचेगा मेरे हाथ में, क्योंकि मैं 110 में चीजें लेके आ सकता हूँ। तो महंगाई का मतलब ये हो गया कि आपको जो भी महंगाई का नंबर आपको अखबार में दिखता है, आपको कोई शो में दिखता है, वो नंबर के ऊपर कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट हो उसके ऊपर रहना चाहिए उसका रिटर्न। लेकिन उसमें एक और चीज है, सिर्फ रिटर्न चेस करके फायदा नहीं है। कभी महंगाई ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, वैसे ही रिटर्न भी ऊपर जाती है और नीचे जाती है। इसमें सबसे अहम चीज ये है कि महंगाई को अगर लॉन्ग टर्म में अगर हम देखेंगे तो 2 एसेट क्लासेस तो हमेशा लोग बोलते हैं, थोड़ा आप इक्विटी में रखिए, थोड़ा आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में रखिए जो देश की महंगाई के ऊपर देता है। देश की महंगाई अगर एवरेज 6% जाता है और आपको कोई एक ऐसा डिपॉजिट मिलता है जहाँ पे 8 या 8.5% मिलता है, तो वो भी बीट करता है महंगाई को। तो हमेशा यही ध्यान में रखना है कि महंगाई का परसेंटेज क्या है और मेरा जो इन्वेस्टमेंट का है उसका रिटर्न का परसेंटेज क्या है, वो माइनस कीजिए महंगाई का रिटर्न के साथ। जो बचेगा वही आपका रियल रिटर्न बोलते हैं। वो रियल रिटर्न हमेशा पॉजिटिव रखना है, वो हमारा एम होना चाहिए इन्वेस्टमेंट में। बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपने दिया राजेश जी, हमारे उन तमाम निवेशकों के लिए भी जो कि नए फाइनेंशियल ईयर में अब नए इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने वाले हैं और पोस्ट पैंडेमिक दुनिया में अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को नया आयाम देना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यू नॉर्मल की नई फाइनेंशियल प्लानिंग के टिप्स बताने के लिए राजेश जी बहुत धन्यवाद आपका। मनी गुरु में आज आप शामिल हुए आज हमारे साथ। अपने निवेश के फैसलों को अगर आप कल पर छोड़ देते हैं तो यहाँ पर पड़ सकता है भारी। बताने के लिए हमारे साथ हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा। पूनम, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। हम कहते हैं कि जितना जल्दी हो निवेश की शुरुआत करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कितना जल्दी, मतलब वो समय क्या है या वो कौन सा अप्रोप्रिएट समय है जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ यही वो दिन है, यही वो समय है जिससे निवेश की शुरुआत करनी चाहिए।
स्वाति, ये आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा एक उठाया है एंड आई थिंक सभी को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं, यानी हम सभी सेविंग करते हैं और सभी उसको कहीं ना कहीं निवेश करना चाहते हैं, बिकॉज खाली सेविंग करने से तो कुछ फायदा होता नहीं है। और आपके फाइनेंशियल गोल्स को अगर आपको इफेक्टिवली अच्छी तरह स्मूथली अगर उन्हें पूरा करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट तो करना ही होगा। मगर जो सोचने में और जो डिसीजन लेने में, फाइनल स्टेजेस में पहुंचने में जो हम डिले करते हैं, वो डिले हमें बहुत भारी पड़ सकता है इन अ लॉन्ग टर्म। कब निवेश करना शुरू करना चाहिए, ये तो मैं कहूंगी कि जिस दिन से आप कमाई शुरू करते हैं, यानी जिस दिन से आपकी पहली सैलरी आती है तब से आपको निवेश करना चाहिए। और निवेश की आदत बचपन से डालनी चाहिए, जब आपको पॉकेट मनी मिलता हो आपके पेरेंट्स से या किसी भी तरीके की आप छोटी मोटी कमाई करते हो, तो छोटी छोटी कमाई भी अगर शुरू करेंगे तो वो बड़ी एक मुद्दल बन जाएगी। और हम वेट करते हैं कि एक मैजिक रकम हो कि अरे इतने पैसे होंगे तभी हम निवेश करें, या एक बड़ी अमाउंट से हम निवेश शुरू करना चाहिए। तो वो सोच में बदलाव लाना जरूरी है। स्वाति, मैं बताना चाहूंगी कि अगर हम 6 महीने भी डिले करते हैं, अगर हमारा निवेश का डिसीजंस लेने में महज 5,000 रुपए की SIP अगर हम करना शुरू करते हैं और उसे हम 6 महीना डिले कर देते हैं और हम 20 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो वो 6 महीना आपको 5 लाख रुपए का नुकसान देके जा सकता है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है डिले इन इन्वेस्टमेंट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं उसके लिए। और सेकेंडली, जो नॉर्मली निवेशक ऐसा सोचते हैं कि एक बड़ी रकम होगी या इतनी रकम होगी तभी मैं निवेश शुरू कर सकता हूँ, वो सोच गलत है। आप महज 1,000 रुपीज पर मंथ से म्यूचुअल फंड में SIP शुरू कर सकते हैं। और अब तो सभी को पता है कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा रास्ता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट को बीट करते हुए बहुत अच्छे से डबल डिजिट रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो ये रिटर्न्स पाने के लिए आपको लंबे समय रुकने की जरूरत नहीं है, एक बड़ी रकम की जरूरत नहीं है। जिस दिन जितना पैसा आपके पास फ्री हो उस दिन आप निवेश शुरू करें। और लॉन्ग टर्म में इसका जो कंपाउंडिंग और एवरेजिंग का विशेषकर जो फायदा है, उसका जो बेनिफिट्स है, वो जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना मिलता है। पूनम, तो आपने बताया कि पहली सैलरी से निवेश की शुरुआत करें और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा आपको जितना जल्दी शुरुआत करते हैं निवेश की उससे मिलता है। आपने कॉस्ट ऑफ डिले का भी यहाँ पर जिक्र किया, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल में आपसे जानकारी चाहती हूँ। किसी एक एग्जाम्पल के जरिए अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लें कि ABC 3 निवेशक हैं और वो शायद अपने उम्र के अलग अलग पड़ाव पर वो अगर इन्वेस्ट करते हैं, कोई आज से शुरू कर रहा है, कोई आज से 5 साल के बाद शुरू कर रहा है, कोई आज से 10 साल के बाद कर रहा है, तो उसके फाइनल जो अमाउंट है जो उनको मिलनी चाहिए आज से 30-35 साल के बाद या 25 साल के बाद, तो उस पर कितना फर्क पड़ता है, ये अगर थोड़ा सा आप हमें कैलकुलेशन या अपने एग्जाम्पल के जरिए बताएं तो शायद बेहतर ढंग से हमारे निवेशकों को मालूम चल पाए। बिल्कुल स्वाति, ये समझना बहुत जरूरी है कि कॉस्ट ऑफ डिले कितनी तरह से आपको इफेक्ट कर सकता है। जितना जल्दी आप निवेश शुरू करते हैं तो वो जो फायदा होता है वो आपको मैं इस तरह समझाऊंगी कि अगर आपने आज शुरू करने का सोचा है निवेश अगले 20 साल के लिए, तो आज जो रकम आपने निवेश करी है उसे 20 साल का फायदा मिलेगा। अगले साल जो आप निवेश की राशि लेंगे उसको 19 साल का कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा और उसके बाद 18 साल का। यानी जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है उसे मैक्सिमम टाइम मिलता है मार्केट में रह के उसके बेहतर रिटर्न्स पाने का, वो हम कम कर देते हैं, इसलिए हमें एंड में उसका नुकसान बहुत होता है। यानी जब आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का चार्ट देखेंगे तो मैक्सिमम बेनिफिट एंड ऑफ द टेन्योर होता है। महज 1,000 रुपए के SIP, जैसे मैंने अभी कहा कि आपको बड़ी रकम के साथ निवेश करने की शुरुआत के लिए रुकने की जरूरत नहीं है। महज 1,000 रुपए से अगर मैं एक जस्ट नौकरी शुरू करने वाले इंडिविजुअल की बात करूं तो उसके पास मिनिमम 35 इयर्स का होराइजन होता है फॉर द रिटायरमेंट। यानी अगर आप 25 साल के बंदे शुरू करते हैं नौकरी तो 35 साल तक वो वर्किंग ईयर्स उनके रहते हैं, तो उस 1,000 रुपए से वो करीब 64 से 65 लाख रुपए बहुत आराम से बना सकते हैं।
ये मैंने बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर पकड़ा है स्वाति, एट 12% रिटर्न्स ऑफ म्यूचुअल फंड। हालांकि अभी हम देख रहे हैं कि 15 से 18% तो 35 साल में बन ही जाते हैं, फिर भी हम एक कंजर्वेटिव रिटर्न पकड़ते हैं। और वही 25 साल का बंदा सोचते हुए, समझते हुए, डरते हुए म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करता और 5 साल के बाद शुरू करता है, तो उसके पास रिटायरमेंट का पीरियड बचता है महज 30 साल का। तो उसमें वो 1000 रुपए से ही शुरू करता है, मगर उसके रिटर्न सिर्फ 35 लाख के आसपास बन पाते हैं। यानी उसने कुल मिला के 40 लाख का नुकसान अच्छी तरीके से उठा लिया महज 5 साल डिले करने के बाद। और वही और आगे बढ़े, वो सोचें कि नहीं नहीं म्यूचुअल फंड बहुत रिस्की है या वॉट एवर रीजन से वो कन्विंस नहीं होते और डिले करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। 1000 रुपए की SIP शुरू करने के लिए तो वो शुरू करते हैं 25 साल जब बचते हैं उनके पास रिटायरमेंट के, और वही 1000 रुपए की SIP अगर करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न भी हम वही पकड़ेंगे, तो उनके बन पाते रिटर्न सिर्फ 18 से 19 लाख के बीच में, और टोटल नुकसान उनका पहुंच जाता है 45 to 50 लाख के बीच में। सो इस तरीके का 5-5 साल में भी आप देखेंगे तो कितना मेजर डिफरेंस आ रहा है रिटर्न्स के अंदर, जबकि रेट ऑफ रिटर्न हमने सेम लिया है और जो इन्वेस्टमेंट राशि भी हमने सेम ली है। तो जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट है वो जितना लॉन्गर द पीरियड होगा उतना ही बनता है। इसलिए ये आप 6 महीने और 5 साल की तो बात ना करें, मैं तो 1 महीने का इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत ये रहता है कि ये नहीं मिस होना चाहिए, बिकॉज आपने सुना है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वो बिल्कुल इधर लागू होती है बात, स्पेशली इन SIP ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सो बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज का जैसे कि आप अगर 3 इन्वेस्टर्स जो हैं, बिल्कुल 3 इन्वेस्टर जो से हजार रुपए की SIP कर रहे हैं, और किसी जिसने अभी से निवेश की शुरुआत की, जिसने और डिले किया 5 साल, जिसने और 10 साल डिले किया, तो उनके जो कॉस्ट ऑफ डिले है वो कितना ज़्यादा उन्हें चुभेगा। बेसिकली उनको जितना फ़ायदा होना चाहिए था उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना जितना आप देरी करते हैं। अब एक और सिनारियो ये भी हो सकता है जिसमें एक आप पर्टिकुलर अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मानिए 7 लाख करना है, 8 लाख करना है, 8.5 लाख करना है, उसमें भी अगर हम कुछ इसी तरीके से उदाहरण से समझे, जो आज इन्वेस्ट करना चाहता है या जो अगले 5 साल में करना चाहता है, जो अगले 10 साल में करना चाहता है, उसकी मंथली SIP पे कितना फर्क पड़ेगा? तो स्वाति ये एक तरीका है समझने का कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन में डिले करने में कितना नुकसान हो सकता है। कि जैसे हम ABC की बात करें, 3 जन है ABC और वो तीनों एक ही रकम निवेश करना चाहते हैं इन द मार्केट्स। फॉर एग्जांपल वो फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ 8,40,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं टोटल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो 35 साल के लिए 8,40,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसे सिर्फ महज 2,000 रुपए की SIP करनी होगी, मगर उसके रिटर्न्स बनेंगे मोर देन 1 करोड़ ऑफ रुपीज। और जो मिस्टर B हैं वो सेम अमाउंट निवेश करना चाहते हैं मगर 30 साल के लिए, तो उनका जो मंथली इन्वेस्टमेंट की राशि बनेगी वो करीब बनेगी 2,333 रुपए की, और मगर रिटर्न्स में काफी फर्क पड़ेगा। वो रिटर्न्स उन्हें महज 80 लाख के आसपास मिलेंगे, जबकि मिस्टर A को 1 करोड़ के ऊपर 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख के आसपास में बनते हैं। और मिस्टर C भी सेम रकम इन्वेस्ट करते हैं और उसके लिए सिर्फ 25 साल का समय वो अपने आप को देते हैं, तो उसमें SIP की अमाउंट बन जाएगी 2,800 रुपए। यानी SIP की अमाउंट तो बढ़ती ही जा रही है, साथ में रिटर्न्स भी कम होते जा रहे हैं। ये एक और तरीका है देखने के लिए कि आपको क्यों जल्दी शुरू करना चाहिए, ये भी एक तरीका है। और स्वाति देयर इज वन मोर वे टू गेट इट, कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए का वेल्थ एक्यूमुलेट करना है तो उसके लिए अगर आप 35 साल का समय देंगे तो आपको कितने रुपए जमा करने, हार्डली 1,500 रुपए में SIP में हो जाएंगे। वही अगर आप 25 साल का समय देंगे तो आपको 2,500 रुपए करने पड़ेंगे। इस तरीके का भी एक एग्जाम्पल है जिससे आप ये देख सकते हैं कि अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिले करने से आपको फाइनेंशियल कितना लॉस हो सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग पूनम, कॉस्ट ऑफ डिले का कॉन्सेप्ट हमने आज आपसे समझा कि जितना आप देरी करते हैं उतना जो आपको फाइनल रकम चाहिए होती है उसमें आपको कितना ज़्यादा, बेसिकली आप जितना एकत्रित करना चाहते थे, जितना एक्यूमुलेट कर सकते थे, उतना आप उस अमाउंट में कमी होती चली जाती है। ये अलग अलग उदाहरण के जरिए हमने समझा
बहुत धन्यवाद आपका करते हैं पूनम, आप हमारे साथ आज इस सेगमेंट में शामिल हुए मनी गुरु के।